नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर एक स्मॉल सेविंग स्कीम जो कि बच्चों के लिए है, मतलब कि गर्ल चाइल्ड्स के लिए है, बच्चियों के लिए है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। आपने नाम सुना ही होगा, SSY सुकन्या समृद्धि योजना। आज हम इस बारे में ही बात करेंगे, क्या ये आपके बच्चे के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं, क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं इसके ऊपर कि इसमें पैसा लगाओ, ये करो, वो करो। बहुत ज्ञान बचा है, बहुत ज्ञान अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं भी उसी के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहूँगा। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। पैसा आपका, निर्णय आपका, बच्चे आपके। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसको हम दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। यूट्यूब में क्या है कि ज्ञान भर भर के अवेलेबल है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैं भी कुछ बोल के अनाप शनाप बोल के चला जाता हूँ, कुछ भी कभी भी। तो इसलिए कभी भी किसी की वीडियो पे आप पहली बात तो भरोसा मत करो, समझो, सोचो, जानो क्या कह रहा है वो, क्या नहीं है। फिर आप उसको एनालाइज करो कि आपके लिए क्या सही है। क्या जो ये बंदा बता रहा है, चाहे कोई भी हो, मैं भी अगर बता रहा हूँ, तो पहले आप जानो, समझो कि क्या ये आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या आपके लिए सही है। अगर सही है भी, बेस्ट है, अगर कोई बता रहा है, तो क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है जहाँ पे मुझे इससे भी बेस्ट मिल सकता है क्या। तो ये देखना आपका फ़र्ज़ है, या आपको देखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने लिए पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, अपनी लाइफ फ्यूचर में अच्छी चाहिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ये नहीं कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपके दोस्त ने बोला, किसी बैंकर ने बोला, मैंने बोला, किसी ने ही बोला, कुछ भी बोला, आप उस किसी की भी बात सुन के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। खुद की R&D करनी चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या जो SSY जो प्रोडक्ट है, क्या ये सही है, क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है या नहीं। तो ये भी बात करेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि जो SSY है, सुकन्या समृद्धि योजना, इसको लोग क्या करते हैं, एक तो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, प्लस इसको टैक्स सेविंग के हिसाब से भी देखते हैं। जैसे उनको लगता है कि टैक्स सेविंग के लिए तो और कुछ अवेलेबल ही नहीं है, हम इसी में से टैक्स सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये सोचते हैं कि ये सबसे बड़ी मिथ लोगों के अंदर ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। क्या है इन्वेस्टमेंट, नहीं है तो क्या है, तो वो वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, मतलब एक्सेल शीट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा एक्सेल शीट के ऊपर बात करता हूँ। कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो आपको स्क्रीन विजिबल होगी, यहाँ पे जैसे दिख रहा है सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर आपकी बच्ची आज 4 साल की है, मतलब कि आपकी बेटी है। पहले आपको बताता हूँ मैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, जिन लोगों को नहीं पता। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक योजना है, एक स्कीम है, जहाँ सिर्फ लड़कियों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। अगर आपकी बेटी है और 10 साल से ऊपर हो गई है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी बेटी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से अंदर की है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका पहले हम देख लेते हैं कि मैच्योरिटी वगैरह कब है। तो इसकी जो पॉलिसी नहीं, स्कीम, ये स्कीम का जो टेनर है वो 21 साल का है। 21 साल के लिए ही ये इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे आपकी बच्चे की 10 साल हो या 8 साल हो या 5 साल हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। 21 साल की पॉलिसी होगी या स्कीम होगी, मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो टेनर होगा इसका, वो 21 साल का होगा। लेकिन इसमें आपको पेमेंट जो होती है, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो सिर्फ 15 साल करनी होती है, केवल 15। जहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट पीरियड, मतलब इन्वेस्टमेंट पीरियड, वो 15 साल का है। आपको 15 साल तक पैसा देना है। श्रद्धा आपकी, जो भी आपकी अमाउंट है वो आप दे सकते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कम से कम आपको 250 रुपये देने हैं, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमें टैक्स सेविंग मिलती है, इसलिए इसको 1.5 लाख दिया गया है। IT के अंदर सेक्शन 80C 80D के अंदर जो भी है, इसका हमें 1.5 लाख तक की हमें सेविंग होती है टैक्स की। तो इसलिए 1.5 लाख का ही लिमिट लगा रखी, कैपिंग लगा रखी 1 साल की। हर साल आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो उसके अंदर। कम से कम 250 रुपये करने हैं आपको साल में एक बार, उससे कम नहीं करो। अगर आप 250 रुपये भी नहीं करते हो तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होता है तो फिर आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उस पर काफ़ी झंझट आती हैं। तो अगर मैं खुलवा रखा है, तो अगर पैसा नहीं डालना चाह रहे हो तो कम से कम 250 से 500 रुपये इसमें डाल दो, ताकि वो एक्टिव रहे।
ठीक है। फिर यहाँ पे हमने जैसे अपने एग्जाम्पल में 4 साल की बच्ची की एज ली है कि आपकी बच्ची है 4 साल की है, तो 21 साल बाद जो आपकी बेटी 25 साल की हो जाएगी, 25 ईयर ओल्ड की हो जाएगी, तो उस टाइम कितना मिलेगा हम वो बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करंट रेट इंटरेस्ट रेट लिया है। अभी के टाइम पे जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8% चल रहा है। 7.6 था पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया, उसको 8 कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा के 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 8% का कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है कि आप अपनी बेटी के लिए 5,000 रुपये महीना सेव करोगे, 5,000 रुपये मंथ। क्यों करोगे? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी एक अच्छी खासी इनकम है जो टैक्सेबल स्लैब के अंदर आती है, तो आपको लगता है कि मैं अपनी जो इसमें इन्वेस्टमेंट करके मैं 90,000 रुपये का 60,000 रुपये का टैक्स भी सेव कर सकता हूँ। 90,000 नहीं, 60,000, 5,000 का अगर महीना होता है तो ईयरली इन्वेस्टमेंट आपकी 60,000 की हो गई, तो आप 60,000 साल का टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। और अगर हम टोटल बात करें तो टोटल जो पीरियड 15 साल की अगर बात करें तो 15 साल में आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। टोटल आपकी जो जेब से जाएगा वो 9 लाख रुपया, क्या 9 लाख रुपए के आसपास आपका जाएगा। अब बात करते हैं अगर 9 लाख की, तो यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है बिफोर बैलेंस आफ्टर पेमेंट पीरियड ओवर, मतलब कि ये इसका मतलब ये है कि आपकी जो पेमेंट है वो 15 साल तक की जाएगी, लेकिन पैसा आपको 21 साल बाद मिलेगा। तो 15 साल से लेके 21 साल तक पैसा आपका वही रहेगा, उस पर ब्याज मिलेगा। तो मैंने वो कैलकुलेशन करके दिखाया है। अगर 8% के हिसाब से अगर आने वाले 15 साल तक अगर 8% ही रहता है ब्याज, कम नहीं होता, अगर कम होगा तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अगर 8% सेम गवर्नमेंट मेंटेन रखती है तो 15 साल के बाद आपको जो पीपीएफ जो आपका एसएसवाई का जो बैलेंस होगा वो लगभग 17 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। और आपकी जो मेच्योरिटी होगी कि 21 साल बाद, मेच्योरिटी 21 साल बाद होगी, तो आपको 27 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। 27 लाख रुपए के आसपास मिलेगा आपको उस टाइम पे। अब ये तो हो गई पूरी कहानी, मतलब कि हमने जो बनाई है कि एक 4 साल की बच्ची है जिसके फादर उसके लिए, उसके भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके दो फायदे हैं। एक तो जब बच्ची थोड़ी बड़ी होगी तो उसकी एजुकेशन में भी उसको थोड़ा अच्छा खासा इजाफा होगा, मतलब कि उसको पैसा मिलेगा, प्लस उनकी टैक्स की सेविंग भी हो जाएगी। तो ये सब सोच साच के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर। तो ये बात उन्होंने कोई बैंकर उनको बता के गया या किसी यूट्यूब चैनल से सीखा या उनके दोस्त ने बताया कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर, बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, तो ये सारी कहानी इनको है। तो अब ये देखिए आपको 27 लाख रुपए का आसपास मिल रहा है। हमने सिर्फ 5,000 महीने का उदाहरण लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब आपकी बेटी 25 साल की हो गई है, अब मान लेते हो, अब मान लीजिए कि आज आपकी बेटी 25 साल की है और आपको उसकी हायर एजुकेशन करवानी है। मान लेते हैं कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसको एमबीबीएस करनी है या डॉक्टर की कोई भी पढ़ाई करनी है, जिसकी फीस आप जानते ही होंगे कितनी होगी। अगर हम 2023 की बात करें तो 70-80 लाख रुपए आराम से आती है। अगर आपको इंजीनियरिंग भी करानी होती है, अगर बीटेक या कोई भी आपको कॉलेजेस से कोई डिग्री करानी है, नॉर्मल इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री कराते हैं, तो उसमें भी आपकी फीस आती है 25-30 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। 20 से 30 लाख के बीच में होती है आज की डेट में। अगर आप 25 साल बाद की बात करो तो क्या आपको जब ये 27 लाख रुपए मिलेगा, आप अपनी बेटी की एजुकेशन करवा पाओगे 27 लाख से? उस टाइम पे तो महंगाई का दर यहाँ से ऊपर तक गया हुआ होगा। क्या आप उस टाइम पे करवा पाओगे अपनी बेटी की पढ़ाई, अगर आपने उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो? अब लोग बहुत लोग बोलेंगे कि भैया हम तो महीने के 10,000 सेव कर देंगे, 5,000 तो हम सेव नहीं करेंगे, हम 10,000 सेव कर देंगे। तो ठीक है, आपको 53 लाख मिल जाएगा। हाँ, अगर आप 10,000 रुपये महीने के सेव कर रहे हो हर महीने अपनी बेटी के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट 55 लाख रुपए के आसपास मान लेते हैं, 55 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। हाँ, तो उसमें आप अपनी बेटी की कोई भी डिग्री करा सकते हो नॉर्मल, मतलब जो 25-30 लाख रुपए में होती है वो आप आराम से 53 लाख में करा सकते हो, अगर मैं उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से करूँ तो 53 लाख रुपए के आसपास। प्लस आपको उसमें जो टैक्स की सेविंग होगी, आपकी टैक्स की सेविंग भी इसके अंदर आराम से हो जाएगी। आपकी जो यहाँ पे बता रखा है साल का आपका 1,20,000 हो गया, तो टोटल 18 लाख की आपकी साल की, आप टोटल पूरे 15 साल में आपका 18 लाख का टैक्स सेविंग भी हो जाएगी इसके अंदर। तो आपको ऑलमोस्ट 55 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, 55 लाख रुपए के आसपास। तो अब हम, ये तो हमारा होगा वीडियो का पहला पार्ट कि सुकन्या में हमें ऐसे ऐसे मिलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको इससे अच्छा रिटर्न कहीं मिल सकता है? इससे अच्छा, सेम बेनिफिट के साथ क्या आपको कहीं मिल सकता है? अगर आपका ऑप्शन हाँ है तो सही बात है, मैं आपको भी बताऊंगा, उसके क्वेश्चन में हम करेंगे कि क्या वो कहाँ मिल सकता है। अभी हम उसके ऊपर कैलकुलेटर है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे हम। पहले अब इसके बात कर लेते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में ना मिथ है। मिथ क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पीपीएफ में डाल दिया, सुकन्या में डाल दिया, मतलब कि हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना,
डिसलाइक कर देना यार अगर गलत बोल रहा हूँ तो। जितनी भी ये स्कीम्स होती हैं, पीएफ, पीपीएफ, केवीपी, एनएससी और ये सुकन्या एसएसवाई, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट ने इनको लॉन्च किया हुआ है। तो आप में से कोई भी ये मुझे बंदा बता सकते सेक्शन, कमेंट सेक्शन में, आपको पता है तो गवर्नमेंट ने इस पूरी कैटेगरी को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया आपके साथ, क्या दिया होगा? आप बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बोलती है स्मॉल सेविंग स्कीम। मतलब कि ये सेविंग प्रोडक्ट हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। वो क्या बोल रही है? स्मॉल सेविंग स्कीम। सेविंग मतलब कि आप अपने पैसे की बचत कर रहे हो, उसको बढ़ा नहीं रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, निवेश नहीं कर रहे हो, पैसा सेव कर रहे हो आप। अब काफ़ी लोगों को इसमें भी नहीं पता होता कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि वो सेविंग करते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो वीडियो आए प्रैक्टिकल वे में, मतलब रियल लाइफ में क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं उसकी इसके ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। अगर इसकी बात करें तो इस वीडियो पे आ जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये मिथ होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो सेविंग करके उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे? मैं आपको एक बताता हूँ, एक उदाहरण से, उदाहरण की एक रियल चीज़ बताता हूँ। स्क्रीन पे देखिए, जो हमारा पीपीआई, जो हमारा एसएसवाई का जो इंटरेस्ट रेट है कितना है? 8%। 3 महीने पहले क्या था? 7.6%। इन्फ्लेशन कितना है हमारा देश में? 6.5-7%, 8% के आसपास हमारा है एवरेज इन्फ्लेशन। सीपीआई छोड़ो, सीपीआई तो 4.5-5% है, उसको छोड़ दो। सीपीआई के अंदर भी अगर पूरा, अगर मोस्पी की वेबसाइट पर जाकर देखोगे ना, जो मोस्पी जो है, जो इन्फ्लेशन का डाटा पब्लिश कर दिया है, उसके अंदर आप जो हेड्स है ना, हेड्स की इन्फ्लेशन देखो आप। फूड इन्फ्लेशन है उसमें, पूरी हेड्स में पूरी इन्फ्लेशन दे रखी है। वहाँ पे इन्फ्लेशन 12%, 10%, 8% तक भी इन्फ्लेशन है। सीपीआई तो एक एवरेज इन्फ्लेशन बता रहा है कि आपको 4.5-5% की है, लेकिन रियल लाइफ इन्फ्लेशन 8-10% से भी ज़्यादा है। तो अगर हम 7.5% का भी इन्फ्लेशन पकड़ते हैं, 7.5% का भी, तो भी ये प्रोडक्ट आपको आपका इन्फ्लेशन के आसपास ही रिटर्न दे रहा है। मतलब आपका पैसा सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हो सकता है कम हो जाए, बढ़ेगा नहीं। ये भी उस केस में सेम रहेगा कि आपका जो रिटर्न है वो 8% रहना चाहिए। अगर आपका रिटर्न मान लो टाइम में 5% हो गया, गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो आपका सीधा 53 लाख से 35 लाख रुपए के आप पास आ जाएंगे आप। क्योंकि कम क्यों करेंगे? क्योंकि हमने देखा है जैसे जैसे कंट्री ग्रो करती है तो रिटर्न नीचे आ जाता है। सुकन्या में पीपीएफ की बात करें, पीएफ में, बीपीएफ में पहले 12%, 10% मिलता था, आज के टाइम में 7.5% मिलता है। तो इनमें भी रिटर्न आने वाले टाइम पे कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है। तो यही चीज़ थी कि जो लोग गलतियाँ करते हैं कि वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तीसरे पार्ट की, कि इन्वेस्टमेंट, अगर हम सेम चीज़ को अगर इन्वेस्टमेंट में डिप्लॉय करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है। तो अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक एसेट क्लास ली है जिसका मैंने नाम दिया है ग्रोथ फाइनेंशियल एसेट्स। सेम उदाहरण लिया है, सेम एग्जाम्पल लिया है हमने, सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न लिया है मैंने 13% का। 13% का यहाँ पे आपको पता है आराम से 13% मिल सकता है। हमारे पास काफ़ी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको 13% आराम से मिल जाएगा। आप यही बात करो। आप ये चीज़, एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे आपको 10,000 रुपये दे के आपको 54 लाख रुपये कैसे मिल रहा है, यहाँ आपको 5,000 रुपये दे के आपको 54 लाख मिल रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ के अंदर। अगर मैं यहाँ भी 10% कर देता हूँ, मैं 10,000 कर देता हूँ, तो अब देखिए सीधा 1,07,00,000 रुपये के आसपास हो गया 13% के हिसाब से, और यहाँ पे 54 लाख रुपए के आसपास हो गया। अब आप खुद देखिए, बेनिफिट दोनों के सेम है। यहाँ भी आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम पीरियड है। यहाँ भी आपको 18 लाख रुपए की टैक्स सेविंग बचत हो रही है। यहाँ भी आपको साल का, एक साल में 1.5 लाख तक आप टैक्स सेविंग क्लेम कर सकते हो इसके अंदर लीगली। कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखाबाजी नहीं। मतलब आप लीगल तरीके से आप 1.5 लाख तक का, जो सेक्शन 80C 80D होते हैं उनके अंदर आप 1.5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करके, जो आप सुकन्या में कर सकते थे। अब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। हमने चाचा के लड़के ने, मामा के लड़के ने, दोस्त ने यहाँ वहाँ सुन लिया, टीवी पे सुन लिया, सुकन्या बढ़िया, सुकन्या बढ़िया, आप डाल दो। नो डाउट सुकन्या बहुत बढ़िया है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सेविंग प्रोडक्ट है, सेविंग नो के, ना कि इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कहीं और देखना पड़ेगा। कहीं और से मतलब है मेरी बात घूम फिर के म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आती है। तो ये मैंने म्यूचुअल फंड की बात की है, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर ELSS कैटेगरी आती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम।
जिसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड जैसे रिटर्न और 1.5 लाख तक का आपको टैक्स छूट मिल जाता है। इसके अंदर टैक्स में सेविंग हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे आप को एक डाटा के साथ मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैंने 13% कहाँ से लिया, 13% कहाँ से लिया। तो मेरे पास आपको मैं एक शीट दिखाता हूँ। अब मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ना मैंने जितने भी ELSS फंड्स हैं उनकी मैंने जब से लॉन्च हुए हैं 10 साल 15 साल 20 साल से कब कब से हैं उनकी मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है आपको। ठीक है, यहाँ पे इनके आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे इनका मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे इनका फंड का नाम है पराग पारेख, HDFC, फ्रैंकलिन। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरी कैटेगरी की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कोई एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लीजिएगा। इस वीडियो को देख के या किसी भी फंड के ऊपर इन्वेस्ट मत कीजिएगा बिना आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग जाने, बिना आपको गोल जाने। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और कोई भी इंटेंशन नहीं है इनको दिखाने का। तो अब ये देखिए पराग पारेख का देखिए, ये 3 साल से ज़्यादा का इसको टाइम हो गया लॉन्च हुए। 1600 करोड़ का इसका यूएम है, छोटा यूएम है। रिटर्न देखिए आप 21% रिटर्न दिया है, 21% का रिटर्न इसने दिया है। HDFC टैक्स सेवर फंड 10,000 करोड़ का इसका फंड है, 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। रिटर्न देखिए 21.57% का। ICICI प्रूडेंशियल 10,000 करोड़ का इसका फंड है, 19% का रिटर्न इसने दिया है। आप अगर हम बात करें IDBI की बात कर लेते हैं 15% का। टाटा म्यूचुअल फंड 14% का। HSBC PGIM 13% 14% के आसपास का। निप्पॉन का 13% के आसपास का। उसके बाद आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड का 15%। आप ये देखिए पूरी कैटेगरी में ऊपर से अगर मैं उठा लूँ ना, मतलब ये देखिए ऊपर के कितने मैंने 26 म्यूचुअल फंड उठा लिया, सबके रिटर्न 12-13% से अधिक के हैं, कम का कोई भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं है। जब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या आपको मतलब जब आपको अच्छा पैसा मिल सकता है तो आप अपना पैसा कम क्यों कर रहे हैं। अगर आप सेविंग के पर्पस के लिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ सेव करना है तो सुकन्या इज बेस्ट, उससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप सेविंग करना चाह रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो सुकन्या शायद आपके लिए एक विकल्प नहीं है, एक अच्छा विकल्प नहीं है। तो आपको कहीं और देखना चाहिए। कहीं और मतलब ये जो मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन के ऊपर, ये एक कैटेगरी हो सकती है, इसको आप देख सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं इसके ऊपर। वो अगर आपको बोलते हैं या आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप कीजिए, वो आपकी जिम्मेवारी होगी, मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए और आपको अपडेट रखने के लिए जाता हूँ कि दुनिया में ये सब भी है। सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, अनेक चीज़ें अवेलेबल हैं, बस उसके आप पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो टैक्स सेविंग के लिए अपना यहाँ वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो प्लीज़ शेयर कर देना यार। अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर दो यार, जरा कमेंट बताओ क्या गलती करी है या कुछ गलत बोला तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, इम्प्रूव करके आगे सबके सामने लेके आऊँगा। अगर अच्छी लग रही है, वीडियो देख भी रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यार फिर क्या बोलूँ मैं आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे काफ़ी लोग वीडियोस आके देखते हैं लेकिन 93% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वो वीडियो देख के चले जाते हैं। भैया क्या लगता है आपका सब्सक्राइब करने में? कुछ नहीं लगता। अगर आपको नॉलेज मिल रही है, आपको वैल्यूडेशन हो रही है, अगर 0.0000001% भी आपकी लाइफ में वैल्यूडेशन हो रही है ना, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं हो रही है तो मत करना यार, डिसलाइक कर देना। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।